तो ये हमारा इंग्लिश का पेडागॉजी वाला पोर्शन है। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का फर्स्ट पेपर, तो पैसेज हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। पेडागॉजी वाला पोर्शन है हमारा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए दिया है, ए टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास शी शुड। मतलब कि एक टीचर है, वो अपने क्लास में पढ़ा रही है और वो अपने क्लास में चाहती है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बने जो कि लैंग्वेज रिच हो, मतलब कि कई सारी भाषाओं का इस्तेमाल वो करना चाहती है। तो उसको क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है, इस्टेब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, मतलब उसको अपनी क्लास में भाषा की एक प्रयोगशाला लगानी चाहिए। दूसरा दिया है, मोटिवेट पेरेंट्स टू बाई लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़। दूसरा ऑप्शन दिया है कि उसको बच्चों के माता पिता से कहना चाहिए कि आप ऐसे वीडियो गेम वगैरह खरीदें जिसमें कि भाषा का प्रयोग किया गया हो। तीसरा ऑप्शन है हमारा, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। तो तीसरा विकल्प हमारा दिया है कि बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करना जहाँ पे कि बच्चे भाषा को सीखें, उस पर ध्यान दें, उसको नोटिस करें और उसको यूज़ करें, मतलब प्रयोग करें अपनी ज़िंदगी में उसको। ठीक है, तो सबसे और चौथा दिया है, आस्क स्टूडेंट्स टू यूज़ ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विद पीयर्स। या तो बच्चों से ये कहें कि आप जब अपने मित्रों से बात करें क्लास में तो सिर्फ इंग्लिश भाषा का प्रयोग करें। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है इसमें कि बच्चों को कभी किसी चीज़ के लिए बाधित नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो ओनली करके आया है ऑप्शन, ओनली किसी भी अगर ऑप्शन में आए तो वो सवाल हमेशा गलत हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है हमारी वो ये है कि जैसे देखिए तीसरा जो हमारा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन हमारा दे रखा है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। तो हमारा यही विकल्प सही होगा, क्योंकि अवसर जहाँ भी अपॉर्चुनिटी करके आए ऑप्शन में कहीं भी, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। तो बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें कि वो भाषा को सीख सकें अपने स्तर पे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 137 जी, ये है, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज़ कंसिडर्ड एज एन, फिर ब्लैंक है हमारा, रीडिंग। तो मतलब बच्चों के लिए जो साहित्य होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का मटेरियल होता है, इसमें प्रश्न के कहने का मतलब ये है। तो पहला दिया एडिशनल बर्डन ऑन, कि एक अतिरिक्त बोझ है बच्चों पे, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा दिया ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग, तो ये दिया है कि मतलब एक विश्वसनीय स्रोत है पढ़ाई का, चलिए ये माना जा सकता है। तीसरा दिया है हिंड्रेंस मटेरियल फॉर रीडिंग, तो हिंड्रेंस मटेरियल मतलब कि एक छुपा हुआ सोर्स है। चौथा दिया इंस्पिरेशनल सोर्स ऑफ रीडिंग, चौथा दिया कि इंस्पिरेशनल मतलब बच्चों को इंस्पायर करेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें जो सबसे सही जो विकल्प होगा वो हमारा होगा विकल्प नंबर 4, इंस्पिरेशनल सोर्स होता है बच्चों के लिए। ऑथेंटिक भी हो सकता है, हाँ ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है छोटे बच्चों को, तो यही विकल्प हमारा सही होगा। फिर अगला हमारा है प्रश्न 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन। मतलब कि बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य का हिस्सा नहीं है, नॉट है इसमें ना, तो नहीं है साहित्य का हिस्सा। तो देखिए पहला दिया पिक्चर बुक्स, मतलब ऐसी किताब जिसमें काफ़ी सारे चित्र बने हों, तो ये होता है साहित्य का हिस्सा। दूसरा दिया है थिसॉरस, थिसॉरस का मतलब होता है पता है क्या, डिक्शनरी, इसका दूसरा नाम डिक्शनरी है, शब्दकोश जिसे कहते हैं। तो ये किसी प्रकार का लिटरेचर नहीं होता, तो इसमें विकल्प हमारा 2 ही सही है, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। फिर अगला हमारा दिया है 139, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। मतलब प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का मतलब कि जो छपी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया या किताबें हो गई, पत्रिका हो गए, तो उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, इसमें पूछा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला विकल्प दिया है, इट कंसिस्ट्स ऑफ कंटेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज एट्सेट्रा। मतलब कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें कुछ चित्र होते हैं, कहानियाँ होती हैं, कविताएँ होती हैं,
बिल्कुल सही बात है, होती ही है। दूसरा दिया वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। फिर इसमें दिया है कि अगर कोई चीज़ एक बार छप गई इसमें तो उसको पूरे साल भर नहीं हटाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अगला विकल्प देखते हैं। पिक्चर्स और पोस्टर्स गिव चिल्ड्रेन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स पर्सन्स एंड हैपनिंग्स। तो जो किताबों में जो चित्र छपे हुए होते हैं वो बच्चों को एक मौका देते हैं कि वो लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में और जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में बात कर सकें। तो ये तो सही बात है। चलिए चौथा दिया है इनकरेज चिल्ड्रेन टू क्रिएट देयर ओन पोएम, पोस्टर्स, स्टोरीज एट्सेट्रा एंड डिस्प्ले देम इन द क्लास। बिल्कुल अच्छी बात है, जहाँ भी इनकरेज करके ऑप्शन में शब्द दिखे वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है। अब मैं पॉजिटिव निगेटिव वर्ड की बात बार बार करता हूँ, एक मैं क्लास लूँगा जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स की ही बात करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो इसमें पूछा था कौन सा गलत सवाल है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें जो विकल्प नंबर 2 दिया है ये गलत है कि एक बार अगर कोई चीज़ छप गई दीवार पे या किसी भी बुक में तो वो हटाई नहीं जानी चाहिए साल भर, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 140 हमारा ये है ऊपर जी। ये दिया है अ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास 5 स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। तो मतलब एक टीचर है वो बच्चों को देता है कि आप वाक्य को पूरा करें। वाक्य पूरा करने का मतलब आधा वाक्य लिखा और आगे आप अपने से उसमें जोड़ के सब उसको पूरा करें। तो ये जो काम दिया है टीचर ने बच्चों को, इसका क्या रोल हो सकता है, मतलब कि भाषा सीखने में इसकी क्या भूमिका होगी। तो पहला दिया टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, की वो स्ट्रक्चर्स पढ़ाना चाहता है। दूसरा दिया द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कि वो लिखा हुआ और बोली हुई चीज़ को सिखाना चाहता है बच्चों को। तीसरा दिया टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फार्मूलेटिक एक्सप्रेशन। और चौथा दिया है टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स। तो देखिए ओनली जहाँ भी शब्द आ जाए वो हमेशा एक निगेटिव वर्ड होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। और फिर तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो दिया है टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फार्मूलेटिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही बात है कि फैसिलिटेट जो वर्ड होता है ना, फैसिलिटेट एक ऐसा वर्ड है जो कि पॉजिटिव वर्ड्स में आता है। तो फैसिलिटेट वर्ड जहाँ भी दिखे, सुविधा देना, मतलब कि वो बच्चों को सुविधा प्रदान कर रहा है भाषा को सीखने में और उसको प्रदर्शित करने में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। रियलिया का मतलब होता है रियल लाइफ से जोड़ना, मतलब बच्चों की रियल लाइफ से उनको कनेक्ट करना, मतलब जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसकी स्कूल में उस पढ़ाई को उनकी वास्तविक ज़िंदगी से जोड़ना। रियलिया वर्ड, ये रियलिया से सवाल अक्सर करके आता है सीटेट में। तो चलिए पहले ही ऑप्शन में हमारा दिया है रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट, कि भाषा सीखने का या बातचीत करने का रियल लाइफ सिचुएशन उनको प्रोवाइड करना। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट। मतलब मल्टीलिंगुअल मतलब जो कई सारी भाषाएं हमारे भारत में चलती हैं, तो अगर कोई क्लास ऐसी है जिसमें कई सारी भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हैं तो उस क्लास का इस्तेमाल हम लोग एक रिसोर्स की तरह कर सकते हैं। कैसे, मतलब रिसोर्स मतलब संसाधन की, जैसे कई सारे बच्चे हैं, मान लीजिए कोई पंजाबी बोलता है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई उर्दू, कोई संस्कृत, कोई अंग्रेजी, कोई हिंदी, कोई बंगाली। तो ये एक समस्या ना हो कि ये एक मतलब रिसोर्स है, संसाधन है। तो कैसे इस्तेमाल हो सकता है, तो देखिए दिया है एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। दूसरा दिया है एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस। तीसरा दिया है चिल्ड्रेन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस। चौथा दिया है द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो जो पहला ऑप्शन है कि एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, बिल्कुल, कि अगर किसी क्लास में कई सारी भाषाओं को जानने वाले बच्चे हैं और हर बच्चे की भाषा को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है तो इससे हर बच्चा अपने आप को एक तरीके से सुरक्षित महसूस करेगा और उसको लगेगा कि हाँ इस समाज में या इस कक्षा में मुझे स्वीकार किया गया है, मतलब सब मुझे जानते हैं, यहाँ मेरी भाषा को मान्यता मिली है, मैं अच्छे से यहाँ पढ़ाई कर सकता हूँ। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और बाकी जो विकल्प दिए हैं, जैसे दूसरा विकल्प दिया है कि हर बच्चा एक समान गति से पढ़ेगा, वो तो अलग चीज़ हो जाएगी। तीसरा दिया है
कि बच्चे कई सारी भाषाएं सीख सकते हैं, ये भी अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बच्चा अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा क्लास में, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, तो बाकी सारी चीज़ें तो उसके बाद ही आती हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर कौन सा था ऊपर जी, इधर है 143। तो दिया है एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 स्टार्ट्स विथ पिक्चर्स पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एंड्स विथ अल्फ़ाबेट्स इन द एंड। मतलब कक्षा 1 की एक अंग्रेजी की किताब है जो शुरू कहाँ से होती है, उसमें चित्र बने होते हैं, कविताएं, कहानियाँ, ये सब लिखा रहता है। उसके बाद उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, मतलब ABCD। तो विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी। तो मतलब कौन सी टाइप का अप्रोच इसमें पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो अप्रोच की हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे, तो वहाँ ये सब चीज़ें समझेंगे अच्छे से। फिलहाल तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टॉप डाउन अप्रोच, इसका आंसर। अब देखिए टॉप डाउन क्यों होगा, क्योंकि बच्चे को पहले बड़ी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। मतलब पहले वो कहानी पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, चित्र देख रहा है, उसके बाद वो नीचे की चीज़ मतलब कि ABCD सीख रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका जो विकल्प टॉप डाउन अप्रोच होगा ये सही है। जब अप्रोचेस की क्लास लेंगे तो बाकी सारे जो विकल्प दिए हैं इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 144। तो देखते हैं, चलिए क्या दिया है इसमें। वाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट ए चाइल्ड हैज़ रिपीटेडली मेड सम एरर्स इन राइटिंग। तो एक अध्यापक है, वो बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है, तो उसने देखा कि एक बच्चा लिखने में कुछ गलतियां बार बार कर रहा है, जैसे सच है रिवर्स इमेज, जैसे वो B को D लिख रहा है, M को W लिख रहा है। तो द चाइल्ड इज शोविंग द साइंस ऑफ, तो ये बच्चा क्या प्रदर्शित कर रहा है, किस चीज़ के लक्षण दिखा रहा है। तो पहला दिया है लर्निंग प्रेफरेंस, कि वो सीखने में मतलब कुछ चीज़ें जानबूझ के गलत सीख रहा है, कह सकते हैं हम लोग। दूसरा दिया है लर्निंग स्टाइल, उसकी सीखने की स्टाइल गलत है। तीसरा है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो यही विकल्प हमारा सही होगा कि अधिगम अक्षमता है उसके अंदर, मतलब वो शब्दों को सही से पहचान नहीं रहा है, अक्षरों को वो उल्टा बना रहा है। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में भी हम लोग डिटेल में किसी क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न हमारा 145। अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विथ एक्शंस एंड जेस्चर्स टू क्लास 3 स्टूडेंट्स। मतलब एक अध्यापक है, कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो मतलब इशारों से और कुछ क्रियाकलाप करके पढ़ा रहा है बच्चों को, एक्टिविटी करके। आफ्टर दिस ही आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप्स। इसके बाद वो टीचर जो है वो कहती है बच्चों से कि आप कहानी के बारे में कुछ चित्र बनाइए, आपने जो कहानी सुनी उससे संबंधित कुछ चित्र बनाइए। तो फिर प्रश्न पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक, ही आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स, व्हाई डू यू थिंक। तो आपको क्या लगता है कि क्यों उसने ऐसा कहा, मतलब उसने कहानी सुनाने के बाद बच्चों को क्यों कहा कि आप चित्र बनाइए। तो चलिए पहला विकल्प दिया, शी वांटेड टू एसेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल। वो देखना चाहती है कि बच्चे कलर कैसा करते हैं और कला कैसी बनाते हैं। दूसरा दिया, सी हैड कंप्लीटेड हर लेसन, कि उसने अपना पाठ पूरा कर लिया है एज पर हर लेसन प्लान, सो सी एंगेज्ड देम इन ड्राइंग। तो इसलिए उनको बच्चों को उसने कला बनाने में परेशान कर रखा है या लगा रखा है। तीसरा है, सी वांटेड टू एसेस देयर कंप्रहेंशन ऑफ द स्टोरी। तीसरा जो विकल्प है कि वो चाहती है ये देखना चाहती है कि बच्चे कहानी को कितना समझे हैं। कॉम्प्रहेंशन मतलब होता है समझना, तो वो ये देखना चाहती है कि बच्चे ने कितना समझा। तो यही विकल्प हमारा सही होगा, चौथा विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कि वो बच्चे कितना समझे उस कहानी को, यही चीज़ वो पता लगाना चाहती है। तो बिल्कुल सही बात है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 146। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर, कि एक्टिव वोकैबुलरी किसे कहते हैं। चलिए एक्टिव वोकैबुलरी मतलब होता है शब्दकोश, और एक्टिव मतलब जो चालू हालत में हो, अभी जो चल रही हो। ठीक है, तो इसमें कैसे शब्द आते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया यूज्ड ओकेजनली, तो ऐसे शब्द आते हैं जो कि अक्सर यूज़ किए जाते हो, मतलब जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों को, वो एक्टिव वोकैबुलरी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्रीज, कि कविता शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, हिंदी के शिक्षण में भी, हिंदी के मतलब हिंदी वाले भाग में और इंग्लिश वाले भाग दोनों में ये पूछा जाता है कि
कविता शिक्षण का या टीचिंग पोएट्री का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, मतलब आनंद उठाना और प्रशंसा करना या तो सीखना उससे कुछ, बस और कुछ नहीं होता कविता शिक्षण का प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया है मॉर्फीम इज द, चलिए ये मॉर्फीम फोनीम इन सब की मैं एक अलग से क्लास लूँगा। तो मॉर्फीम ये याद करने वाली चीज़ है, ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन बी ब्रोकन अप, कि ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसको कि तोड़ा जा सकता है। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है, इसकी क्लास हम लोग अलग से लेंगे। अगला प्रश्न है टीचर ऑफ क्लास सेकंड यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कि चलिए कक्षा 2 की एक अध्यापिका है, जो कि अध्यापक है या अध्यापिका जो भी कह लीजिए, वो बच्चों की जो मदर टंग है, मतलब जो मातृभाषा कहते हैं जिसे, जो उनके घर की भाषा है, उसको इस्तेमाल करके उनको इंग्लिश सिखाना चाहती है, अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहती है। ठीक है, तो हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ, तो यहाँ पे जो सीखने वाला बच्चा है उसकी भाषा को जो उपयोग कर रहे हैं हम लोग, मतलब उसकी जो मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं उसको अंग्रेजी सिखाने में, वो क्या काम करती है, मतलब उसकी भाषा हिंड्रेंस मतलब छुपाने का काम करती है, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद का काम करती है, तीसरा दिया है रिसोर्स मतलब एक संसाधन है, मतलब उसको एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चौथा है पैटर्न की तरह। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है रिसोर्स की, मतलब जो बच्चे की भाषा है मातृभाषा वो एक रिसोर्स की तरह काम कर रही है, उसका उपयोग करके हम लोग उसको अंग्रेजी सिखा रहे हैं। फिर चलिए आखिरी प्रश्न है हमारा BICS स्टैंड्स फॉर, तो इसका सीधा सा आंसर है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ये प्रश्न रिपीटेड है, ये प्रश्न 2019 के दिसंबर वाले एग्ज़ाम में भी आया था, जिसमें कि मैं भी बैठा था उस परीक्षा में। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, जहाँ तक मुझे याद है ये प्रश्न आया था ज़रूर। तो BICS का फुल फॉर्म यही होता है। तो चलिए आज तो इतने ही प्रश्न थे हमारे पास, इसकी PDF मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा वैसे। ठीक है, चलिए थैंक यू।